हेलो वेलकम स्टूडेंट, आपका स्वागत है। नेक्स्ट क्लास में हम अभी अध्ययन करेंगे बीएड बीएससी सेकंड ईयर पेपर सेकंड है, मानव भूगोल है, यूनिट सेकंड में चल रहा है। मानव प्रजाति का टॉपिक है। मानव प्रजातियों में हमने बात की पिग्मी और भील जनजाति दोनों का अध्ययन करा चुके हूँ। इसके बाद में तीसरी जो जनजाति है प्रश्न 2 नंबर पे आया हुआ है, पिग्मी तथा नागा जनजाति के आवास, अर्थव्यवस्था एवं समाज टिप्पणी पर लेख लिखिए। एक बार टिप्पणी का क्वेश्चन आ गया, एक बार बड़ा क्वेश्चन आ गया। यानी नागा जनजाति वेरी इंपॉर्टेंट जनजाति है भारत की। तो यहाँ पे क्या होता है, एग्जामिनर आपको बता दें, एक विश्व की जनजाति देगा और एक भारत की जनजाति देगा, यानी देगा ही देगा। उनमें आपको 2 प्रश्न आते हैं इसके, तो दोनों में से एक ना एक आपको जरूर मिल जाएगा मानव भूगोल के अंदर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नागा जो जनजाति है उनके आवास, अर्थव्यवस्था एवं समाज व्यवस्था पर लेख लिखिए। क्योंकि मैंने पिग्मी जनजाति पहले करवा चुका हूँ पहले प्रश्न में, इसलिए दोबारा नहीं करवाएंगे आप। अब देखो नागा जनजाति है उसका निवास क्षेत्र, तो पहली बात करते हैं इसका निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र की बात करें, नागा जातियों का मुख्य निवास है जो भारत का पूर्वी क्षेत्र में नागालैंड है, इसके अतिरिक्त पटकोई पहाड़ियों में है तथा मणिपुर तथा मिजोरम के पठारी भागों में भी निवास करते हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश में नागा जातियों के कुछ लोग रहते हैं। तो ये इसका निवास क्षेत्र हो गया। देखो यहाँ पे मुख्य रूप से तो क्या हो गया, निवास क्षेत्र नागालैंड हो गया। इसके अलावा नागालैंड के अलावा उनका जो क्षेत्र है पटकोई तथा मणिपुर व मिजोरम के पठारी प्रदेश व पठारी पहाड़, इसके अलावा असम, अरुणाचल प्रदेश, नागा जाति के कुछ लोग रहते हैं। कुछ लोग रहते हैं। ये तो गया इनका निवास क्षेत्र। अब अरुणाचली तथा असमी नागाओं के 5 उपवर्ग बताए गए हैं। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश के मैं इसको ऊपर से निकाल देता हूं। अब जो अरुणाचल प्रदेश और असमी नागा है उनके जो क्षेत्र पाए गए हैं, अरुणाचली व असमी नागा, असमी नागाओं के 5 उप समूह पाए गए हैं, उपवर्ग वो निम्न है। फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट उपवर्ग की बात करें वह है उत्तर में रत्नपण और क्यों। पहला बात करें उत्तर में वो है रत्नपण और कोवेक। उत्तर में रंगपण और कोयक, पश्चिम में रेखा, लोहता, रेखा, सेमा और आगामी। पश्चिम में रेखा, सेमा और आगामी। अब बात करते हैं मध्य में
वो है आओ। आओ के अलावा हो गया लोहेता, और लोहेता के अलावा है कौम, चंद्र आदि। ये हो गया। फोर्थ है जो बात करते हैं दक्षिण में कंजा, कंजा हो गया, और उबई या इसको काबुई भी बोलते हैं, काबुई। अब बात करते हैं पांचवा जो उपवर्ग है पूर्वी क्षेत्र में। पूर्वी क्षेत्र का है वो है तेगुल, तेगुल और काल्पो पेंगु, ये पांच उपवर्ग हैं। उत्तर में रणपट और कोयल, पश्चिम में रेगमा, शेमा और आगामी, तथा तीसरा है मध्य में आओ, लोहेता, फॉर्म, और अगला है दक्षिण में कंजा और काबुई, तथा पूर्वी क्षेत्र में तेगुल, कल्पो और केंगु। तो ये हो गया उनका, इनके पांच नामों के उपवर्ग जो आसामी और अरुणाचल प्रदेश और आसामी नामों के पांच उपवर्ग थे। अब हम इसके जो निवास क्षेत्र है उसके आगे जगह में मिटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा इसको, आपके पास 2-3 सेकंड का टाइम है। अब हम बात करते हैं कि नागालैंड एक पर्वतीय प्रदेश है। आप सब जानते हो नागालैंड क्या है, पर्वतीय प्रदेश है। इसके उत्तर में, पूर्व में पटगोई पहाड़ियां हैं, तथा दक्षिण में मेहपूर्ण और अराकन पर्वत श्रेणियां हैं। यहाँ नदियां तीव्रगामी, गहरी तथा सकरी घाटी वाली है, बिल्कुल सकरे गहरे खाइयों में चलती है, प्रवाहित होती है। समस्त नागा प्रदेश वनों से आच्छादित है, यानी समस्त जो नागा प्रजाति है वो वनों से घिरे हुए हैं, यानी वनों के अंदर ही निवास करते हैं। यहाँ की जलवायु कैसी है, गर्म है, जो यहाँ की जलवायु पाई जाती है वो गर्म प्रकार की है, तथा वर्षा ऋतु में मलेरिया का प्रकोप अधिक रहता है। यानी यहाँ पे वर्षा ऋतु होती है तो उसमें मलेरिया का प्रकोप सर्वाधिक रहता है, क्योंकि यहाँ का मौसम क्या रहता है, आर्द्रता हो जाती है। यह जातियां पहाड़ों के मध्य भागों में निवास करती है, जो पहाड़ों के मध्य भागों में निवास करती है, क्योंकि नीचे तो नदियों का पानी आता रहता है, इसलिए पहाड़ों के मध्य क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। यहाँ पे सामान्यतः तापमान जो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे तापमान की बात की जाए इस क्षेत्र की तो तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड से, तथा वार्षिक वर्षा की बात की जाए, यहाँ पे वार्षिक वर्षा होती है वो यहाँ पे 250 सेंटीमीटर तक होती है, 250 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है इस क्षेत्र में। अब यहाँ का जो निवास क्षेत्र है उसका डायग्राम बना के बता देते हैं कि किस क्षेत्र में ये रहेगा। तो देखो इसको आपने बना लिया होगा, साथ साथ में काट लिया होगा। तो भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो ये क्षेत्र बना हुआ है फिर ऊपर से यूं हो जाता है, जो भारतीय क्षेत्र है नीचे का क्षेत्र आ जाता है आपका फिर मान्याल वगैरह। तो इस क्षेत्र में ये नागा जनजाति है वो यहाँ पे पड़ेगी। नागा हो गया, यहाँ पे मिक्कर हो गया, मिक्कर की पहाड़ी होगी,
यहाँ पे कुकी हो गई, फिर चंका होगी, चकमा। तो इस क्षेत्र में ये भारतीय क्षेत्र में, ये यहाँ से भारतीय क्षेत्र है, वो यूं होते हैं, ये जो पश्चिम बंगाल वगैरह होगा वही भारत। तो ये पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्र है भारत का, तो ये नागा क्षेत्र में आ जाता है। यानी जो नागालैंड का क्षेत्र है, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये उत्तरी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश रह गया, ये इधर यहाँ पे मिजोरम त्रिपुरा है वो रह गया, तो उस क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है। अब बात करते हैं हम इसके जो अर्थव्यवस्था है नागालैंड उसकी बात करते हैं। इसको बना लिया होगा आपने। अब अर्थव्यवस्था है निवास क्षेत्र, अर्थव्यवस्था को पहले लेते हैं आखेट। आखेट ये पहाड़ी तथा मैदानी नागों के शिकार करने की विधियां विभिन्न हैं। देखो पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में दोनों में अलग अलग है, ये जो शिकार करने हैं इनकी तरकीब अलग अलग है। ये लोग जंगली जानवरों को खदेड़कर नदियों के खादर में लाकर बालों से मारना सभी नागों में प्रचलित है। ये क्या करते हैं, जो नदियों के क्षेत्र है, खादर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों से क्या करेंगे, इस जो खादर क्षेत्र है शिकार को यहां दौड़ा के लाएंगे और इस खादर क्षेत्र में जाके अपने बालों के द्वारा बालों से मारेंगे और उसका शिकार करेंगे। ये पर्वतीय क्षेत्र है, तो ये खादर क्षेत्र में लाके उसका बालों से शिकार करते हैं। ये लोग शिकार में तीर कमान, भालों और दाव का प्रयोग करते हैं। शिकार के लोग तीर कमान का, भालों का और दाव, इनका दाव एक प्रकार का यंत्र होता है जो लकड़ी काटना, मार्ग साफ करना, गृह निर्माण और आक्रमण कार्यों में उपयोगी होता है। यानी दाव का उपयोग क्या करता है, गृह निर्माण में, शिकार के अंदर, और इसके अलावा जो घर का रास्ता है उसको साफ करने के लिए। अब इसके अलावा जो मणिपुर की जो मारन नागा है, मणिपुर के मणिपुर के मारन नागाओं द्वारा तीरों पर विष लगाया जाता है। यानी जो तीर है इस पे 20 तीरों का इस्तेमाल किया जाता है। जो तीर है इस पे 20 का इस्तेमाल किया जाता है इस नोक पे, यानी जो आगे वाली भाग है इस पे 20 तीरों का इस्तेमाल किया जाता है मारन नागों में। आखेट नियम सभी नागों में कठोरता के साथ जाने जाते हैं, यानी कि जो शिकार के जो नियम है वो बहुत ही कठोर है। कठोर तरह के नियम सभी के ये समान रूप से बनाए गए हैं। जैसे कर्षि के समय कोई भी नागा शिकार नहीं कर सकता। जैसे एक नियम है कि कर्षि कार्य करेंगे, कर्षि कार्य के टाइम पर समय शिकार नहीं, कर्षि कार्य के समय शिकार नहीं करना है तो नहीं करना चाहिए। यदि किसी अन्य गांव की सीमा के अंदर शिकार किया जाता है तो दूसरे गांव के लोग उसमें भागीदारी हो जाते हैं उस शिकार में। यानी दूसरे गांव की सीमा के बाहर चले गए और शिकार करने लग गए तो उस गांव के लोगों का भी क्या होता है, उस जो शिकार किया उसमें भागीदारी हो जाती है। यानी गांव को दे के आना पड़ता है, ऋण के रूप में एक हिस्सा दे के आना पड़ता है। इसके बाद में यह है इनका जो मछली पकड़ने का कार्य है वो 2 नंबर पे है और दूसरा है मछली पकड़ना। मछली पकड़ने का कार्य पहाड़ के निचले भागों में जहाँ पे नदियां या तालाबों में पानी विद्यमान रहता है उसमें जाल अपना नेट डालेंगे, जाल डालेंगे या टोकरों या बालों की सहायता से मछली पकड़ते हैं। फिनिशिंग
फिशिंग जिसे बोलते हैं वो कार्य करेंगे। यानी जाल वगैरह उसको फेंक देते हैं और फिर उसको समेट लेते हैं वापस, तो उसमें कुछ ना कुछ मछलियां आ जाती है, या टोकरी से पानी के अंदर कुछ देर डुबाए रखते हैं, उसमें खाने के लिए कुछ रख देते हैं, मछलियां आ जाती है और उसको खा लेते हैं। अब है इनका कृषि कार्य। नागा जनजाति द्वारा कृषि कार्य सीढ़ी नुमा पट्टियों में कृषि की जाती है। सीढ़ी नुमा पट्टियों में कृषि की जाती है। दूसरा है, परंतु उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अभी तक किसान पूर्ववर्ती झुमिक कृषि की जाती है। जो पुरानी तरीकी पद्धति है, ये ही लोग यानी ये लोग जंगलों को काटकर तथा जलाकर साफ करके भूमि में एक स्थान पर 2 या 3 वर्ष कृषि करेंगे। यानी यहाँ पे जो जंगल है उसमें पेड़ पौधे हैं उसको साफ करेंगे, साफ कर दिया यानी काटेंगे और फिर 2 से 3 वर्ष तक कृषि कार्य करेंगे। 2 से 3 वर्ष बाद में यह क्या करते हैं, फिर 9 से 10 साल के लिए इस कृषि को 9 से 10 साल के लिए कृषि की भूमि को खाली छोड़ जाते हैं, क्योंकि इस भूमि की उपजाऊ जो उत्पादन क्षमता है, मृदा को उपजाऊपन बढ़ाने के लिए इस कृषि को छोड़ दिए चले जाते हैं कितने 9-10 साल के लिए, फिर ये दूसरी जगह करने लग जाते हैं। तथा इन नागा लोगों में क्या होते हैं, सिंचाई के लिए बहुत सारे झगड़े फसाद होते हैं, सबसे ज्यादा झगड़े फसाद होते हैं इनमें। ये पहाड़ी धान, अब देखो ये कौन कौन सी कृषि कार्य करते हैं। कृषि कार्य में आ गया पहाड़ी धान, पहाड़ी धान के अलावा मंडवा, मंडवा के अलावा मोटे अनाज आदि प्रकार की कृषि की जाती है। अब ये तो गई उनकी कृषि। अब देखो इनके कुटीर उद्योग, कौन कौन से इनके जो कुटीर उद्योग है वो देखो। इनका मुख्य कुटीर उद्योग मोटे कपड़े बुनना। पहला क्या कहते हैं, मोटे कपड़े बुनना। नागा जनपद में श्रम विभाजन का पालन किया जाता है। दूसरा, श्रम विभाजन का पालन किया जाता है। जैसे कुछ लोग कपास ही उगाते हैं, जो लोग कपास उगाते हैं, कपास वाले केवल कपास उगाएंगे। यानी अनिवार्य है उनके लिए, यानी कपास उगाने वाले केवल कपास ही उगाएंगे, दूसरा अन्य कार्य नहीं। कुछ नागा लोग सूत काटते हैं, कुछ सूत काटते हैं, सूत काटते हैं तो सूत ही काटने के लिए सूत काटने का काम करेंगे। दूसरा है कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं, वो मिट्टी के बर्तन ही बनाएंगे, केवल वही कार्य करेंगे। अब इनमें एक मुख्य विशेषता होती है कि ये लुहार होता है, उस लुहार को बहुत आदर सम्मान देते हैं, लुहार को आदर पूर्वक रखा जाता है, क्योंकि लुहार का जो मेन मुख्य कार्य करता है वो कृषि व कृषि यंत्र बनाता है, और शिकार के जो औजार होते हैं उनको उनमें कार्य करता है, उन यंत्रों को अच्छे से ढंग से रिपेयर वगैरह उनके नए औजार बनाता है, वो लुहार बनाता है, जिस लुहार को आदर पूर्वक रखा जाता है।
आदर सम्मान से रखा जाता है। अब ये जो लोहा गलाने के लिए लकड़ी की कोयले का उपयोग करते हैं, यानी जंगलों की मोटी लकड़ियां आती है उसको काटेंगे और उसी का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पे आपके सामने भोजन की। ये कौन सी भोजन प्रक्रिया करता है? नागाओं में। अब बात करते हैं उनके भोजन की। इनका मुख्य भोजन में से तो चावल है, मुख्य भोजन चावल है, परंतु ये अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं होता है। यानी मुख्य भोजन तो चावल है बट अधिक मात्रा में उगाया नहीं जाता है वहां पे, जिससे ये लोग जंगल में जो कंदमूल होते हैं उन पे निर्भर रहते हैं। कंदमूल तथा मांस ये कुत्ता, भेड़, बकरी, सांप, मेंढक का प्रयोग भोजन में करते हैं। अब ये हो गया इनका मुख्य भोजन। अब इन नागाओं में कुछ जो प्रथाएं मानी जाती है वो देखते हैं। कौन कौन सी प्रथाएं हैं? नागाओं की प्रथाएं। पहला है जो मारन नागा है। मारन नागाओं द्वारा सुअर नहीं पाले जाते हैं, सुअर नहीं पालते हैं। कौन से? मारन नागा सुअर नहीं पालते हैं। दूसरा है टेंगरकुल, जो नागा है वो बकरी नहीं पालते हैं। ये बिल्कुल इनकी नियमावली में है कि जो टेंगरकुल नागा है वो बकरी नहीं पालेंगे, मारन नागा बाल को सुअर नहीं पालेंगे। तथा इन टेंगरकुल नागों में क्या होता है कि जो बकरी का मांस और दूध का प्रयोग भी नहीं करते हैं। ना तो बकरी का मांस खाते हैं और ना दूध पीते हैं। इसका बकरी का नहीं, दूध और मांस नहीं। अब इसके अलावा तीसरी इनकी जो मेन प्रथा है वो ये है कपड़ा बुनने वाले, यानी जो कपड़ा बुनने वाले नागा है। कपड़ा बुनने वाले नागा जो है उनमें क्या होता है, नर जानवरों का मांस है वो उनकी जो लड़कियां होती है उनको खाने के लिए नहीं दिया जाता है। कि वो कुंवारी लड़कियों को, जो कुंवारी लड़कियां होती हैं जिनकी शादी नहीं होती है उनको नर जानवरों का मांस खाने नहीं दिया जाता है। कोई इसका साइंटिफिक नॉलेज होगा क्यों नहीं खाने दिया जाता है? क्योंकि वो ज्यादा हार्ड होता होगा, इसलिए उनके शरीर में परिवर्तन आ जाए, इसलिए नहीं खाने दिया जाता होगा। अब ये तो दिन की कुछ प्रथाएं कि मारन नागों का सुअर नहीं पालते हैं, टेंगरकुल का बकरी और इसका दूध को मांस वगैरह नहीं बनते हैं। कपड़े बुनने वाले को नर जानवरों का जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनको मांस नहीं खाने दिया जाता है। अब इसके बाद में है कि वेशभूषा, जिनकी बात है वो कपड़े वगैरह वस्त्र इनकी वेशभूषा। भिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के नागा लोग अनेक प्रकार के कपड़े पहनते हैं। जैसे कपड़ों का चयन उनकी उपलब्धि और मुखिया के आदेश के अनुसार होता है। यानी वेशभूषा किसके? मुखिया के आदेश के अनुसार पहनेंगे, मुखिया के आदेश के अनुसार कि कौन से कपड़े परिवार में जो बड़ा व्यक्ति होगा उसके अनुसार ही पहना जाएगा। ये अपने शरीर पर शेर, चीता की कमान के चित्र गुदवाने की प्रथा है, यानी अपने शरीर पे टेटू,
केकू जिनको बोलते हैं कि शेर, चीता आदि के चित्र गुदवाते हैं शरीर पर। शरीर पर चित्र गुदवाते हैं। अब ये मेलों और जो इनके जो पर्व होते हैं, उत्सव होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ नागा लोग सिर पर सींग वगैरह पहनते हैं। जैसे ये सिर होता है, उसमें क्या करते हैं, ये सींग पहनते हैं। तो ये सींग पहनेंगे ये नागा लोग कब उत्सव वगैरह के अंदर, उत्सव वगैरह के अंदर ये सींग वगैरह पहनते हैं। इसके अलावा सींग और पक्षियों के पर बांधते हैं और पक्षियों के पर भी बांधते हैं। जो पक्षी होते हैं उनके पैरों को बांधते हैं, पंखों को बांध लेते हैं और उनको बांध के भी नृत्य करते समय बांधने का प्रयोग कब करते हैं, नृत्य के समय करते हैं। नृत्य करते समय इनका प्रयोग करते रहते हैं। कुछ जो नागा लोग हैं वो चीता और जो रीछ की खाल होती है उसको ओढ़ के नौटंकी वगैरह भी करते हैं। तो ये सड़कों पर कार्य करने वाले नागा लोग काली लुंगी का प्रयोग करते हैं। जो सड़क पर कार्य करते हैं वो नागा लोग अपने कमर पे जो काली लुंगी होती है उसको पहनते हैं। और सभी वर्गों की स्त्रियां गले में कोढ़ी और मूंगे मोतियों की माला, यानी गले में कोढ़ी और मूंगे मोतियों की माला पहनती है। माला आदि पहनती है। बहुत से लोग पशुओं के बालों तथा बेलों को सिर पर बांधते हैं, यानी यहाँ पे बेल पत्ते वगैरह भी बांधते हैं आदि बांधते, और सिर पर हेट पहनते हैं, टोपी भी पहनते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं मानव अधिवास की। ये तो इनकी वेशभूषा, अब है मानव अधिवास। इनके जो घर वगैरह है वो किस प्रकार से रहते हैं या कैसे उपयोग में आते हैं। अब देखो मानव अधिवास की बात की जाए तो नागा लोगों के ग्राम में 200 से 250 तक गांव पाए जाते हैं। इनके गांव में 200 से 250 घर हैं एक गांव में, इनमें नागा लोग। इनके गांव के आसपास में कृषि योग्य भूमि उपलब्ध तथा जल का कोई स्थायी स्रोत होता है तो ये वहां पे निवास करते हैं। इनके भवन छप्परों के बने होते हैं। घर किसके बने होते हैं, छप्परों के बने होते हैं। दूसरा है इनके भवन छप्परों के बने होते हैं। छप्पर पाइन वृक्ष के सहतियों पर टिके होते हैं, यानी पाइन एक वृक्ष होता है, पाइन वृक्ष के सहतियों पर टिके रहते हैं। घर, इनके जो घर है वो पाइन वृक्ष के सहतियों पर टिके रहते हैं, टिके रहते हैं। भवन मकान 2 त्रिभुजाकार दरवाजे होते हैं। मकान में 2 त्रिभुजाकार दरवाजे रखेंगे। ये दरवाजा, सामने का दरवाजा बड़ा तथा पीछे का दरवाजा छोटा होता है। एक दरवाजा बड़ा रखेंगे, दूसरा पीछे का दरवाजा छोटा रखते हैं। अपने जो घर है उसके सामने पशु पक्षियों के सींग वगैरह लगाते हैं घर के सामने सजावट के लिए, तथा पूरे लगाते हैं। दरवाजों पर बालों तथा तालों को लटका देते हैं। दरवाजा होता है मेन गेट, इसमें क्या होते हैं
पशु की खाल लटका देते हैं। पता नहीं ये सजावट वगैरह करने के लिए लटका देते होंगे। जिस स्थान पर ये लोग नृत्य करते हैं वहां पे वर्ताकार ईंटों का घेरा बनाते हैं, यानी नृत्य स्थान को ये क्या करते हैं, बिल्कुल सजाते हैं। वर्ताकार ईंटों का घेरा बना लेते हैं और इसके चारों तरफ ईंटें लगा दी जाती है। ये ईंटें लगा देते हैं। अब इस वर्ताकार जो घेरा होता है, इस घेरे में मारन नागा अपने घरों के मारन नागा को द्वार पश्चिम की ओर नहीं बनाते। अब मारन जो नागा है अपने घर का जो मेन गेट है वो पश्चिम की तरफ नहीं रखते। ये बिल्कुल उनकी खास बात है कि मारन नागाओं द्वारा अपना जो मुख्य द्वार है घर का वो पश्चिम की दिशा में नहीं रखेंगे। इसके अलावा नागा लोग में जो आपसी झगड़े हो जाते हैं उनको एक टेबो नाम का व्यक्ति रहता है। इनके जो आपसी झगड़े होते हैं उनको टेबो नाम का जो नागा होता है वो सुलझ जाता है। इनके जो आपसी झगड़ों का है वो टेबो नाम का व्यक्ति है वो सुलझ जाता है। इनके प्रत्येक गांव के पास मुख्य पार्क के एक से अधिक बड़े मॉल बने होते हैं जिसे मॉल कहते हैं। जैसे इनका गांव है मान लो, और इस गांव का जो मेन क्षेत्र है यहाँ पे वो दो बड़े मॉल रहेंगे और इन मॉलों को क्या कहेंगे, मोरल कहते हैं। इस मोरल जो बड़े हॉल होते हैं इसको कई उद्देश्य के लिए काम में लिए जाते हैं। जैसे गांव के सभी एडवाइज लोग इस मोरल में रहते हैं। गांव के जितने भी जो हमारे लड़के होते हैं यानी जिनकी शादी नहीं हुई वो इस मोरल में रहते हैं। यहाँ पे इस मोरल की कई उद्देश्य हैं, यानी आक्रमण के समय, यानी ये क्या हो गया, इनका गांव हो गया और ये मुख्य मार्ग हो गया। ये मुख्य मार्ग हो गया तो आक्रमण के टाइम पर एक तो सुरक्षा का कार्य करेगा। तो पहला क्या हो जाता है, आक्रमण के समय सुरक्षा कौन करता है, ये मोरल में रह गए व्यक्ति करेंगे। दूसरा परस्पर मेलजोल बढ़ाता है, मेलजोल बढ़ाता है। तीसरा है कि धर्म गुरुओं द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक प्रशिक्षण, धर्म गुरुओं द्वारा सांस्कृतिक व सामाजिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा अब इनकी जो समाज व्यवस्था है वो देखते हैं, कैसी है इनकी समाज व्यवस्था। ये जो नागा जनजाति है ये क्या करते हैं, सम्मिलित परिवार प्रणाली में, इनकी प्राचीन जो प्रथा है वो सम्मिलित परिवार प्रणाली में रहती है। कृषि कार्य में स्त्रियां भी पुरुषों के साथ कार्य करती रहती है, यानी बिल्कुल मिले जुले कृषि कार्य में स्त्रियां पुरुषों के साथ कार्य करती है। आखेट करना केवल पुरुषों का काम है, आखेट केवल पुरुष करेंगे। आखेट केवल पुरुष करेंगे। प्रत्येक गांव में एक मुखिया होता है, एक मेन मुखिया आदमी होता है। विवाह के लिए स्त्री प्राप्त करने के लिए लड़की जो लड़की होती है के तरफ से कुछ धन दिया जाता है, यानी विवाह के लिए लड़की वालों को
कुछ धन दिया जाता है, कुछ धन दिया जाता है एडवांस में, तथा विवाह के समय पशु बलियां दी जाती है, यानी पशु बलियां भी दी जाती है विवाह के समय। इनका विवाह अच्छा, पर इस जनजाति में पशु बलियां भी दी जाती है और दावत भी की जाती है और उत्सव भी मनाया जाता है। पर इन जो नागा जनजाति है इनमें जो बाल विवाह है वो नहीं किए जाते हैं। अब देखो इनमें जो ये लोग क्या करते हैं, जादू टोना और देवात्मा यानी भूत प्रेतों में, देवी शक्तियों में विश्वास रखते हैं। इनका विचार है कि संसार में पंचभूतों के अधिकतर एक सूक्ष्म शक्ति है, वो सूक्ष्म शक्ति जीवन व्यक्ति को बलवान और बिल्कुल निडर और साहसी बनाती है। इनका ये मानना रहता है कि पंचभूतों के अलावा एक देवी शक्ति या कोई और भी शक्ति विद्यमान है। एक विशेष समय और विशेष स्थान पर विशेष जाति निर्धारित मात्रा में रहती है, ऐसा नहीं कि बहुत अधिक मात्रा में रह गए। फसल का उत्पादन अधिक या कम होना देवात्मा शक्ति क्षीण होने पर निर्भर माना जाता है। कभी भी फसल चौपट हो गई या और भी कुछ इन पे आपदा आ गई तो ये लोग क्या मानते हैं कि देवात्मा की जो शक्ति है वो क्षीण हो गई है, यानी कुछ ना कुछ बुरी शक्तियां इन पे असर कर गई, इसलिए क्या होती है फसल का उत्पादन नहीं हुआ। ये कौन मानते हैं, ये नागा लोग मानते हैं। इसलिए ये जाति आपत्तियों से बचने के लिए खोपड़ियां, ये जनजाति क्या करती है आपत्तियों से बचने के लिए, यानी भूत प्रेत आदि से बचने के लिए, यानी बुरी शक्तियों से बचने के लिए क्या करती है, अपने घरों पे क्या करती है खोपड़ियां वगैरह लटकाती है, हड्डियां वगैरह विभिन्न प्रकार की। तो और इससे क्या करती है, ये मानती है कि ये खोपड़ियां वगैरह लटकाने से जो अपनी शक्ति है, जो कोई भी शक्ति है वो वापस प्राप्त कर लेंगे, इसीलिए रहते हैं। अब देखो इनका विकास और परिवर्तन, इनका विकास और परिवर्तन। अब विकास और परिवर्तन समय के साथ नागाओं का किस प्रकार हुआ वो देखते हैं। विकास व परिवर्तन। नागाओं का विकास भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से नागा लोग अन्य लोगों से संपर्क में आए, यानी स्वतंत्रता पहले तो अन्य लोगों से संपर्क में नहीं रहे, पर स्वतंत्रता के बाद में ये अन्य दूसरे लोगों से संपर्क में आए और इनमें शिक्षा का प्रचार बढ़ रहा है। अन्य जनजातियों की तुलना में ये नागा जाति के लोगों ने तेजी से विकास किया है। नागा लोग सरकारी नौकरियां भी कर रहे हैं, वर्तमान में गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, अपने अपने राज्यों में सरकारी भी चला रहे हैं, यानी अपनी जैसे नागालैंड में अपनी गवर्नमेंट भी चलाने लगे, गवर्नमेंट भी है, तथा ये मछली पालन, मत्स्य पालन और मुर्गी पालन का तीनों का व्यवसाय किया अपने अपने स्तर पर अपने कार्य कर रहे हैं। अधिकतर नागा लोग क्या करते हैं, ईसाई धर्म, ईसाई में चले गए हैं। अधिकतर नागा लोग किसमें चले गए हैं, ईसाई में चले गए हैं। ईसाई अपना धर्म ले लिया है और इन लोगों में राजनीतिक जागृति होने में जैसे भारत के अन्य राज्य की भांति नागालैंड को अलग से राज्य घोषित कर दिया गया है, भारत का एक अलग प्रकार का राज्य बना दिया गया है। तो इसमें नागा जो नागा प्रजाति है वो बहुत अन्य जो जनजाति है उसके अलावा बहुत ज्यादा विकास किया है और समय के अनुसार इसमें परिवर्तन अधिक देखने को मिला है। तो यहाँ पे हर प्रकार की जो क्षेत्र है वहाँ पे विकास किया है और आने टाइम पे और भी नागा जो प्रजाति है वो भी विकास पत्र अग्रसर है। तो इसमें जो केंद्र सरकार है और वहाँ की जो मेन सरकार है इस जनजाति के लिए उत्थान के लिए समय समय पर आगे भी और विकास वो करते रहना चाहिए और इनमें हर जो अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसका भी इनको जो विकास है उसमें हाथ देना चाहिए, तो इससे इनकी जो जनजाति है वो बची रहे और अन्य विकास कार्य करती रहे। तो इससे आपको अब हम यहाँ पे इजाजत चाहेंगे। धन्यवाद आपको। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो ये आपके हमने जो नागा जनजाति थी इसके आवास, अर्थव्यवस्था और समाज व्यवस्था पर भौगोलिक लेख लिखना था, उस लेख के बारे में बता दिया गया है।
तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को, फिर से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।